इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का वहां पर क्या है। महिलाएं जब जाती हैं जी, और कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी। एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। सब रोई 5-7 मिनट, फिर वो 7वीं महिला भी चुप हो गई, फिर बात होने लगी, फिर 8वीं जब भी आएगी फिर 8 रोएंगे उसके बाद। अच्छा, आदमी लोगों को आप वहां देखेंगे किसी के दुख में जब जाते हैं, 1 आध मिनट हाथ रख के जिसको बुरा लग रहा है, जिसको दुख हुआ, बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर वो जाके बैठ जाएंगे। आंसू तो भूल ही जाइए आप। जो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया, मुझे एक बच्ची ने आज से 15 साल पहले आके क्या कहा, लगभग रोते हुए, कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो इसमें रोने क्या बात है, आईपीएस तो खुश होकर बनो, रो के क्यों बनना है। तो उसने कहा आईपीएस इसलिए बनना है कि आज से कुछ साल पहले गांव में मेरा गैंग रेप हुआ था। अभी मामला सीरियस हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने पूछा फिर आपके पेरेंट्स ने क्या एक्शन लिया, पुलिस में रिपोर्ट किया नहीं की। उसने कहा नहीं, पुलिस तो बात की बात है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं करेंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। तो मैंने कहा तुम्हें बताया नहीं पेरेंट्स को? बोले नहीं, ना बताया है ना बता पाऊंगी, आज तक किसी को नहीं बताया। रोज घुटती हूं मेरे अंदर, आज पहली बार आपको बता रही हूं। और आईपीएस इसलिए बनना है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ हुआ। और मैं तब से सोचता हूं कि वो कितने अभागे और मूर्ख पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से बात नहीं कर सकते। आपका बच्चा गैंग रेप का शिकार हो गया और उसमें इतनी हिम्मत है कि उस चीज को झेल गया, आपको नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसको आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आप उसकी बात सुन पाएंगे। आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत कि एक बच्चा है, अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहां जूते चप्पल रखे उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है, उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है, तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा, उस बच्चे का सोचिए। ये आज से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकते। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कह रहे, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर आप मुझसे पूछे इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। इससे मुश्किल कोई काम नहीं है। छठी का दूध याद दिला देते हैं बच्चे। बच्चे को पालने से मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं है। और वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती है, जिनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता, जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम घर के अंदर वो कर रही हैं। इस बात की बहुत वैल्यू है। कई जगह पेरेंट्स मतलब फादर्स भी कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जनरली दुनिया में ज्यादा ये काम अभी तक महिलाओं के हाथ में जाता है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही इश्क के बारे में, लेकिन यहां अप्लाई होती है। उसने कहा, वो नहीं मेरा सही, उससे मोहब्बत है तो है। भाई किसी से मोहब्बत है, नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अब ये रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। अगर मैंने एक सही बात कह दी और वो रस्म रिवाज के खिलाफ है तो है, मैं क्यों डरूंगा। जो मुझे ठीक लगा, अपने ईमान के मुताबिक लगा, मैंने कहा तो मैं करूंगा। जाति को लेकर कबीरदास ने बड़ी गहरी बात कही थी कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए। जाति में क्या रखा हुआ है? उन्होंने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? तलवार की कीमत है। लेकिन एक आध ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं,
जो इन सब को देख के प्यार ना करे, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होके आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मजा नहीं। आप किसी को मांग तो लेंगे और जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है, ना उसको अच्छे से बात करे ना खराब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मेरे पास क्या नहीं है ये तो मुझे रात दिन लोग बता रहे हैं। मुझे इन सब हमलों से बचने के लिए रोज अपने दिमाग को बताना है कि मेरे पास क्या है, और एक लिस्ट बनानी, और लिस्ट बनानी है 0 से। जैसे मैं आपको अगर ये बताऊं कि आप बैठ पा रहे हैं, ये एक नेमत है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से बैठ ही नहीं पाए, उनकी रीढ़ की हड्डी काम ही नहीं करती। अगर मैं ये लिखना शुरू कर दूं कि मेरी रीढ़ की हड्डी काम करती है, मैं खड़ा हो पाता हूँ, बैठ पाता हूँ। जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया उनकी हालत देखिए, जिनको कैंसर हो गया उनकी हालत देखिए। फिर मुझे ये पता है कि मेरी जिंदगी में कितना भी दुख हो, अगले 6 महीने कम से कम मेरे घर में खाना बनता रहेगा। ये सुकून अफ्रीका के लोगों से पूछिए, गरीब लोगों से, उनको आज शाम का भरोसा नहीं है। तो 2 तरीके हैं। पहला, आपके पास क्या क्या है, एक लंबे लिस्ट बनाइए और रोज उसको पढ़िए। सुबह सुबह कृतज्ञता महसूस कीजिए, ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति, जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति। ये महसूस करना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। 800 करोड़ की आबादी में कम से कम 300-400 करोड़ से बेहतर स्थिति में हूँ, ये कितनी बड़ी बात है कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं, और कैफियत से लिखते हैं, अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये है कि पहले विचार हो फिर फैसला हो, और फैसला पहले होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूं। कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूं। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूं? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। जो किताब सुनने में उपलब्ध है सुन लीजिए, जिसकी समरी उपलब्ध है पढ़ लीजिए, जिसको सुन के या समरी पढ़ के लगे कि ये कमाल की चीज है, उसे पूरा पढ़िए। एक किताब पढ़ने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति के 40 साल की जिंदगी को जी लिया। उसने 40 साल पढ़ के सोच के जो लिखा, आपने एक दिन में पढ़ लिया। जो किताब सुनने में उपलब्ध है सुन लीजिए, जिसकी समरी उपलब्ध है पढ़ लीजिए, जिसको सुन के या समरी पढ़ के लगे कि ये कमाल की चीज है, उसे पूरा पढ़िए। एक किताब पढ़ने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति के 40 साल की जिंदगी को जी लिया। उसने 40 साल पढ़ के सोच के जो लिखा, आपने एक दिन में पढ़ लिया। तो ज्यादा क्यों होते हैं सुसाइड? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब बच्चे अपने घरों से दूर होते हैं, परिवार से इमोशनल बॉन्डिंग उतनी नहीं होती है, अच्छे दोस्त नहीं होते, कंपटीशन ज्यादा है, जिसकी दुनिया में रिश्ते नहीं हैं, जिसकी दुनिया में अच्छे दोस्त 2-4 नहीं है, जिसकी अपने पेरेंट्स के साथ अनकंडीशनल बॉन्डिंग नहीं है, वहां ये खतरा ज्यादा होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप की भूमिका क्या है। उनमें से एक को, आमतौर पे माँ को अनकंडीशनल लव देना चाहिए, और एक को, आमतौर पे पिता को, कंडीशनल लव देना चाहिए। कंडीशनल लव का मतलब है रिस्ट्रिक्शन के साथ, कि बेटा ये करोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। बच्चा कुछ कर दे तो उसको प्यार किया, शाबाशी, सब कुछ दिया, ताकि बच्चे को ये आदत हो कि सब चीजें मुफ्त में नहीं है, मुझे भी कुछ परफॉर्म करना हो। और माँ की तरफ से उसको ये भरोसा हो कि कुछ भी बिगड़ जाए ये तो है ही मेरे साथ। तो एक अनकंडीशनल लव, ताकि कुछ भी दिक्कत आ जाए तो उसको पता है कि एक सहारा है, और दूसरा व्यक्ति हल्का हल्का तनाव देता रहे, स्ट्रगल देता रहे, ताकि बच्चा आगे भी तो बढ़े। अगर आप सुसाइड को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जैन समाज में बाकी समाजों की तुलना में कम सुसाइड होते होंगे।
इसके साथ साथ मुस्लिम्स में काफी कम होते होंगे। इमाइल डरखैम नाम के बहुत प्रसिद्ध सोशोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने स्टडी किया 26,000 सुसाइड केसेस को स्टडी किया निष्कर्ष निकालने के लिए कि सुसाइड क्यों होता है। और इंटरेस्टिंग बात है, जो जजमेंट था उसमें एक ये था कि दबाव रहे तो सुसाइड कम होता है, न रहे तो ज्यादा होता है। जो फैमिली में है, बेशक फैमिली ठीक ना हो तो सुसाइड होने की संभावना कम है, अकेला है तो ज्यादा है, प्रोटेस्टेंट है तो ज्यादा संभावना है, कैथोलिक है तो कम संभावना है। ऐसे कई उन्होंने रिजल्ट्स निकाले। जो व्यक्ति ये मान के चलता हो कि मेरी भाषा दुनिया की सबसे महान भाषा है और बाकी सबको मेरी भाषा सीख लेनी चाहिए, तो चाहे रिलीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे रेस हो, अगर किसी गोरे को ये लगता हो कि भाई सबसे महान लोग गोरे होते हैं, जो अश्वेत हैं, काले हैं, और जो मंगोलाइट्स हैं यानी कि चीन जापान के जो लोग हैं वो हमारी तुलना में हीन है, इसका मतलब वो अपनी एक एथनिसिटी को लेकर, अपनी एक जातीयता को लेकर सम्मान के भाव से भरा हुआ है। मध्य वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है, उच्च वर्ग में कम लोग हैं, निम्न वर्ग में कम लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग तो मिडिल क्लास में हैं। और अगर मिडिल क्लास सबसे बड़ी है, जिसको मार्क्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था क्लास के रूप में, तो सिद्धांत सर्वाइव कैसे करेगा? कोई आपसे पूछे आप कौन से वर्ग में, आप कहेंगे कि मैं मध्य वर्ग में हूँ। तो जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है आप बोलते हैं कि वो निम्न वर्ग में है। जो फ्लैट में रहता है आप कहेंगे मध्य वर्ग में है। जो अपनी कोठी में रहता है, पूरा बंगला बना के रहता है, आप बोलेंगे कि वो उच्च वर्ग में। जो साइकिल पे चल रहा है आप कहेंगे निम्न वर्ग में है। जो स्कूटर या बाइक पे चल रहा है आप बोलेंगे मध्य वर्ग में है। जो लंबी कार में चल रहा है आप बोलेंगे उच्च वर्ग में। यही तरीका है समझने का। और फिर एक दिक्कत है कि कार में दो तरह के लोग चल रहे हैं, एक वो जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, एक वो जो नैनो में चल रहे हैं, पहिए चार ही हैं दोनों के पास। फिर बाइक में भी एक वो बाइक है जो बहुत छोटी सी किसी तरह से बाइक बनाई गई है, और एक बाइक है जो 2000 सीसी की बाइक है, 15 लाख रुपए की आती है। दोनों बाइक पे चल रहे हैं। अमेरिका में 1960 में एक चिंतक हुए सोशियोलॉजी में, उनको डब्ल्यू लॉयड वार्नर कहते हैं। उन्होंने किताब लिखी क्लास इन अमेरिका, अमेरिकन सोसाइटी, और बोले कि अब समय आ गया कि हम 3 क्लास से भी काम नहीं चला पाएंगे, अब हमें क्लासेस 6 कर देनी चाहिए। और वहां से पहली बार 2 शब्द आए जिसका इस्तेमाल आजकल आप लोग खूब करते हैं। एक बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास, एक बोलते हैं अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, एक्सट्रीमली पुअर क्लास, और एक नॉर्मली पुअर क्लास। पर रिच क्लास है और जो एक रिच क्लास है। आर्टिकल 370 क्या था, क्यों आया था, कैसे हुआ था? वर्ष 1947 में क्या हुआ था, 48 में यूएन में क्या हुआ, 49 में भारतीय संविधान में 370 कैसे आया, 50 में क्या हुआ, 52 में फिर जो दिल्ली समझौता हुआ वो क्या था, 54 में आदेश क्यों आया, 63 में क्या चेंजेस हुए, या 56 में संविधान जम्मू कश्मीर का जो बना उसमें क्या प्रावधान थे। Ich höre deine Mord mich, glaube ich, ich muss kommen Dobro, ich muss kommen Stadtdom. Ich höre ich in den Schuh, siehst du, ich muss auch in den Schuh. Ich höre keine Wahl so Hassan. Ja, ich höre dich nicht, das wissen wir nicht. हम रखा मत सब। हमारे देश के सबसे बड़े 2 दुर्भाग्य ये रहे कि महात्मा गांधी 1948 की शुरुआत में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। संविधान पूरा बनते हुए देख नहीं पाए। अगर वो संविधान बनते हुए देख पाते तो शायद संविधान वैसा न होता जैसा आज है। कम से कम पंचायती राज केवल डीपीएसपी में ना होता, पंचायती राज की व्यवस्था पहले ही होती, जो 73वें 74वें संशोधन से बाद में हुई, शायद पहले ही हो जाती। दूसरा दुर्भाग्य ये रहा कि पटेल जो नेहरू से 14 साल बड़े थे, उतने स्वस्थ नहीं थे। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, 50 दिसंबर में मुंबई में उनकी मौत। पटेल का भारत का पीएम बनना तय ही था, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने इंसिस्ट किया कि पीएम नेहरू बने। क्यों किया, डिबेट है। मेरा ख्याल है कि इसके पीछे एक प्रेगमेटिक बात ये थी, व्यावहारिक बात ये थी कि इस बात का अनुमान रहा होगा कि पटेल के पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, नेहरू युवा हैं, तो संक्रमण काल में एक ऐसा व्यक्ति पीएम बने जो कम से कम 10-20 साल तक देश को संभाल सके। मेरा अनुमान है कि ये बात भी उनके मन में रही होगी।